Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. और कैसे हैं आप सब? Fine, ma'am. और कल का सेशन आपका? अच्छा मैम. राइट. सो आज बेटा हमने डिस्कस करने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. जब बेटा किसी भी हम केमिकल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें दो बातें ध्यान रखते हैं. एक होता है कि अगर आपने कम अमाउंट में बनाना है और एक है अगर आपने ज्यादा अमाउंट में बनाना है. तो अगर हम लैब मेथड की बात करते हैं, लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कम अमाउंट में बनाना. राइट. सो हेडिंग दे लें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. सबसे पहले बात हम करेंगे लेबोरेटरी मेथड की. जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल. वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? लेबोरेटरी मेथड के बाद में पूछ रहे हैं कि कमर्शियल पूछ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पूछ रहे हैं. अगर वो लेबोरेटरी मेथड बोल रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल नहीं लिख सकते हैं. अगर आप वो इंडस्ट्रियल पूछ रहे हैं तो आप लैब मेथड नहीं लिख सकते हैं. तो अगर आपने लैब में जाके इसको बनाना है हाइड्रोजन को, तो हम क्या करते हैं? वी टेक द जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक. जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लेते हैं और उसमें हम एसिड ऐड करते हैं, दैट इज द डाइल्यूट HCl. जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि हमारा क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड. देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. जिंक एक बेटा एम्फोटेरिक है. जिंक इज योर एम्फोटेरिक मेटल. एम्फोटेरिक का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में. हाँ जी, क्या होता है एम्फोटेरिक? बेसिक एंड एसिडिक बिहेवियर. Yes. और जिंक अगर आप बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम जिंकेट कंपाउंड बनेगा. Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इट्स सोडियम जिंकेट. तो जिंक का एल्कली मेटल्स और एसिड, ठीक है, जिंक का एल्कली के साथ और एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करके देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये दोनों बेटा लैब मेथड है. दोनों लैब में, यानी कि स्मॉल अमाउंट लैब में काम करना है, तो मतलब कम अमाउंट में केमिकल को सिंथेसाइज करना है. एक होता है कमर्शियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल. वो होता है कि लार्ज अमाउंट. जी बेटा. मैम, इस जो आपने ये एक रिएक्शन लिखा है, इसमें हमें सिर्फ HCl ही लिखना है या मतलब ये भी आगे 2H पॉजिटिव लिखना है? इम्पोर्टेंट है. नहीं, आपकी चॉइस है बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप. चाहे H पॉजिटिव लिख ले, चाहे HCl. वो मैंने उस अकॉर्डिंगली बता दिया, क्योंकि इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्या हम कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं जिंक के साथ? ठीक है. तो देयर इज अ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. इसलिए मैंने मेंशन करा है कि जो सोर्स है ना H पॉजिटिव का, दैट इज द दिस HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जैसे एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं. नाइट्रिक एसिड भी है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक है ना, बहुत सारे एसिड्स हैं. लेकिन ये आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एसिड का सोर्स है वो HCl है, और एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है. इट्स नॉट इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. मैम, सारे बाकी यूज क्यों नहीं किए जा सकते? बाकी इसलिए नहीं यूज करते बेटा, दे आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. वो जिंक के ऊपर ना लेयर बना देते हैं जिंक ऑक्साइड की. जैसे सपोज करो मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करूंगी, तो वो क्या करता है, जैसे ये मेटल सरफेस है, ठीक है ना, अब मेटल के ऊपर डाइल्यूट एसिड होगा तो ही वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा. अब बाकी एसिड्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ना एक लेयर बन जाती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर, जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. उससे जो आपका जिंक मेटल है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है. वो फिर वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, इनएक्टिव हो जाता है फिर जिंक मेटल. ठीक है, ये रीजन होता है. बाकी एसिड्स क्यों नहीं हम यूज करते. मैम, डाइल्यूट HCl क्यों लिया हमने?
बेटा उसी का तो रीजन बता रही हूँ। डाइल्यूट HCl लेने से क्या होता है, जो है डाइल्यूट HCl, ये एक अगर आप ध्यान दें एक रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये 0 +2 +1 0, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने करवाना है तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, 10th में आई थिंक पढ़ते हो ना एक रिएक्टिविटी सीरीज। यस मैम। यस मैम। जिंक हमने वही मेटल लेने हैं जो H पॉजिटिव से ऊपर आते हैं, जो H जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव अगर लेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। डाइल्यूट HCl का जो होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बेटा ये लेते हैं। जैसे जिंक को मुझे ऑक्सीडाइज कराना है और HCl का ये क्या हो गया, यहाँ +1 था, रिडक्शन कराना है। अगर मैं कोई और एसिड लूंगी ना तो वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होने में दिक्कत करेगा। तो HCl लेने का कारण ये है कि ये इजिली रिड्यूस हो जाएगा, तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी बात, ये कोई लेयर नहीं बनाता है जिसके कारण मेटल इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो चॉइस होती है दैट इज द डाइल्यूट HCl। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट मेथड नोट डाउन कर लिया ये सबने? यस मैम। नेक्स्ट इज द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, लार्ज स्केल industrial production of dihydrogen, production of dihydrogen। इसमें सबसे पहले जो मेथड आता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ये हमने करवाया था आपको, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब, क्या अभी आप समझते हैं वर्ड? एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा आप डायग्राम बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स कौन से मेटल के बने हुए हैं? प्लैटिनम के बने हुए हैं, राइट। दीज आर द प्लैटिनम मेटल इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम के हैं। और बैटरी से हमने अटैच कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ अटैच किया दैट इज द कैथोड, राइट। और ये हमने क्या ले लिया है? एसिडिफाइड वाटर। दिस इज एसिडिफाइड वाटर। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अगर आप प्योर वाटर लेके बेटा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, प्योर वाटर लेके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो अगर कमर्शियली इंडस्ट्रियली बना रहे हैं तो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए और जल्दी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप्स जो है एसिड या बेस के डाल देते हैं, उससे रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, ये क्लियर है आप सबको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस? यस मैम। यस मैम। मैं ये वाला नोट करने दो। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम H+ या फिर OH नेगेटिव डालने से ये फास्ट हो जाती है? H पॉजिटिव डालने से बेटा, अब आपने इक्विलिब्रियम अभी पढ़ा नहीं हुआ है। एक्चुअली एक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं, हाउ टू टेल यू। अच्छा ठीक है, आप सपोज करो वाटर है, अब जब इसमें से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे अपने आयंस में ब्रेकअप हो जाएगा। अब मैं सपोज करो एसिड ले लियो, लेट अस सपोज मैंने वो ले लिया HCl या H2SO4 कुछ भी ले लिया, यहाँ पे HCl, ये भी बेटा अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी पास करने में। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हो गए? बहुत सारे बढ़ गए। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे उतनी हाइड्रोजन गैस, ये किधर जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड पे जाके रिडक्शन होगी और उतना ही ज्यादा अमाउंट बनेगा हाइड्रोजन का, राइट। दूसरी बात क्या होती है? ली चैटुलियस प्रिंसिपल होता है बेटा। सो एसिड डालने से इसकी कंजम्पशन होती जाएगी, खत्म होता जाएगा, उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहेगा।
आपने अभी पढ़ी नहीं है ये Okay. चीजें, तो वहां जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी के लिए आप इतना याद रखें कि हम एसिड और बेस इसलिए डालते हैं क्योंकि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इट फास्ट अप द रिएक्शन। Okay. मैम ये कैटलिस्ट की तरह करता है काम? नहीं नहीं नहीं, कैटलिस्ट बेटा जो होता है, नहीं नहीं, यहाँ ये कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे HCl से जो H पॉजिटिव निकलेगा ना बेटा, वो कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। तो एट द एंड मैंने जितना HCl डाला मुझे उतना वापस नहीं मिलेगा। तो कैटलिस्ट मैंने आपको बताया था रिएजेंट और कैटलिस्ट का डिफरेंस। कैटलिस्ट तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें वापस मिलता है उतना ही अमाउंट जितना हमने ऐड किया होता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जितना मैं सपोज करो एसिड ऐड करूंगी, एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन मुझे पूरा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे HCl रिएजेंट का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। ओके, थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें प्योर हाइड्रोजन बनानी है बेटा तो हम क्या करते हैं? प्योर हाइड्रोजन 99.995% प्योर हाइड्रोजन अगर मुझे बनानी है, ये अलग से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो कैसे बनाएंगे? इतनी हाई प्योरिटी की हाइड्रोजन बनानी है मेरे को, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस प्योर, मोर देन 99.95% प्योर मिलेगी हमें हाइड्रोजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम नेक्स्ट है, पहले वाले में प्योर नहीं मिल रही थी क्या? नहीं प्योर नहीं बेटा, उसमें इतनी ज्यादा प्योरिटी वाली अमाउंट नहीं मिलती है, 90% आप कह सकते हो, 91%। तो ये स्पेशल आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बेटा एक लाइन में मेंशन करा हुआ है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हाई प्योरिटी मतलब मोर देन 99.95% अगर आपने हाइड्रोजन बनानी है तो किससे बनाएंगे? तो वहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे? बाय डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करने हैं? यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स, निकल के इलेक्ट्रोड्स यूज करके, निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करके। तो इसमें मैम जो पहले वाला हमने किया था उसमें और क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे थे? उसमें इम्प्योरिटीज है बेटा, इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी उसमें ना, बिकॉज HCl से जैसे Cl नेगेटिव भी आ जाएगा, यहाँ पर अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे उससे सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वो क्या होंगे, वो भी इंटरफेयर करेंगे, क्लोरीन गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके HCl बना सकते हैं। तो बहुत कुछ होता है साइड रिएक्शंस में। तो ओके मैम। ये यू हैव टू सिंपली जस्ट मेमोराइज कि जो प्योर हाइड्रोजन है ना वो निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, अब पेपर में आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो आपने ये तो पढ़ लिया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो पूछेगा इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करने हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनियोज मेथड। इससे भी बेटा प्योर हाइड्रोजन मिलती है और ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। इसमें हम एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन करते हैं एल्कली मीडियम में, वाटर ऐड कर देते हैं, इसके 2 मोल, इसके भी 2 मोल, इसके सबके 2-2 मोल लेते हैं, तो हमारे पास पोटेशियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। नोट लिख लेना इस पे, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used for military purposes. मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, मतलब अगर बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए मिलिट्री पर्पस के लिए, और इससे भी प्योर हाइड्रोजन मिलती है, इससे भी हमें प्योर हाइड्रोजन मिलती है इस मेथड से भी। ठीक है, यूनियोज मेथड।
वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि यूनियस मेथड कौन से केमिकल की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो नंबर 1 आंसर अपना हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। यूनियस मेथड में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, आंसर क्या होगा अपना एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो कौन से मेटल का रिएक्शन करके बनती है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा एल्यूमिनियम। और किसके साथ कराना है, एल्कली के साथ कराना है, एसिड के साथ नहीं। एल्यूमिनियम का एल्कली के साथ रिएक्शन होगा। मैम मिलिट्री पर्पसेस जैसे? हाँ जी बेटा, मिलिट्री पर्पसेस बेटा जैसे वो बॉम्ब्स एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने होते हैं तो बहुत ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन होती है ना, तो मेथड वो चूज किया जाता है जो बहुत सस्ता पड़े। एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली चीपर मेटल है, ठीक है, और एल्कली भी इजीली अवेलेबल होती है। तो जब बहुत लार्ज स्केल पे बनाना होता है ना, लार्ज स्केल पे हमको, तो हम ऐसा मेथड चूज करते हैं जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कम पड़े हमें, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्शन हो, प्योर हाइड्रोजन मिले। अगर इम्प्योर मिलेगी तो बेटा पहले उसको प्योर बनाने के लिए जो मेथड यूज करना पड़ेगा उसकी भी कॉस्ट साथ में इंक्लूड हो जाएगी। जब कमर्शियल, आप सपोज करो आपने हाइड्रोजन बनाने की फैक्ट्री सेटअप करी है, तो आपको तो प्रॉफिट तभी होगा ना कि अगर आप कम पैसों वाले मेथड से ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट कराएं और प्योर। अगर इम्प्योर है तो इम्प्योर को प्योर बनाने में भी तो कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस में कोई कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए ये कुछ पर्टिकुलर मेथड चाहिए हमारा मिलिट्री पर्पसेस वाला। ओके मैम। मैम फिर इसको कमर्शियल के लिए यूज क्यों नहीं करते? हाँ कमर्शियल, ये सारे कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल है, लेकिन बेटा अब डिपेंड करता है ना। अब देखो जब हम रिएक्शंस करते हैं, अब मुझे ये भी तो देखना है ना हाइड्रोजन का यूज मुझे कहाँ करना है। अब मुझे फ्यूल सेल में करना है तो मैं तो बड़ी अच्छी प्योर वाली हाइड्रोजन यूज करूंगी, फिर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले मेथड से लूंगी। अब मुझे सिंपली हाइड्रोजनेशन करनी है सिंपल, तो मुझे वहां पे ज्यादा प्योरिटी वाली नहीं चाहिए, 80% प्योर वाली भी चलेगी, मेरा कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। आप समझ रहे हो बात को? तो दैट ऑल डिपेंड्स। तो इसके पीछे बट वाई नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं, दैट्स यू हैव टू मेमोराइज इसमें, ठीक है। अब मेरी बात समझे, फ्यूल सेल अब जब वो स्पेस में जाना है वहां पे हम थोड़ी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वहां पे तो प्योर चाहिए ना, तो फिर ये वाला मेथड ले लेंगे। और मुझे सिंपल एल्कीन से एल्केन बनाना है, जैसे हमने पढ़ा था ऑयल से फैट्स बनाने हैं, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कोई भी हाइड्रोजन कोई भी मेथड चूज कर लेंगे। और हमने ये भी देखना होता है बेटा कि जो साइड केमिकल है ना, साइड प्रोडक्ट्स, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हो, उनको आइसोलेट करना इजी होता हो, या वो भी फर्दर किसी यूजफुल चीज में यूज होते हो। तो so many things are there, so many things are there. Then इसके बाद है बेटा, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास एक मेथड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक मेथड होता है, ये भी स्टार लगा के लिखना, हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है in the manufacture of sodium hydroxide, in manufacture of sodium hydroxide and chlorine by electrolysis of brine solution. Now what is this brine solution? Aqueous solution of NaCl. Right, very good. It is aqueous solution of NaCl. अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके देखते हैं। अब aqueous solution of NaCl मतलब मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक NaCl एक वाटर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो NaCl किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिवली चार्ज केटायंस बेटा ये किधर जाएंगे, बोलो? एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस का जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड पढ़ो तो दिमाग में ऐसी पिक्चर आ जानी चाहिए ना आपके, इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट? ये सेल दिमाग में लिया करो ना, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड है, और इधर सोल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ बेटा, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या है, कौन कौन से आयंस होंगे अपने पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करो किस में चेंज होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो केमिकल रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी इवॉल्व होगी हमारी। अब केटायन किधर जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, एनायंस किधर जाएंगे, एनोड। एनोड पे क्या होगी अपनी
एनोड पे क्या होती है? बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन। Oxidation. कैथोड पे क्या होती है? Reduction. अब भाई कंपटीशन हो गया, अब दोनों के टाइम्स में कंपटीशन हो गया। पहले तो अभी तक तुमने जो पढ़ा है एक ही था कि टाइम चुपचाप चला जाता था, अब 2 के टाइम्स है, दोनों में झगड़ा हो गया। सोडियम कहता है मैंने जाना है, हाइड्रोजन कहता है मैंने जाना है, कौन जाएगा? हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन क्यों जाएगा? वो हल्का है। क्योंकि हाइड्रोजन बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक? बात समझ रहे हैं? दोनों में झगड़ा हो गया, कंपटीशन हो गया दोनों में। हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। एक मिनट, आपने जो बोल दिया वो देखो जरा, आपने क्या बोला? आपने बोला हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों की रिडक्शन करते हैं, खुद की ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड पे जाके तो बेटा रिडक्शन होनी है। तो दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? जब आपके पास एक आपके सोल्यूशन में जिसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं। जब आप ऐसे सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, अभी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई क्योंकि आपने जो भी पकड़ा, आपने एक केटाइन बनाया, एक एनाइन बनाया, आपने सीधा बोला केटाइन जाएगा कैथोड पे, एनाइन जाएगा एनोड पे। जब 2-2 आ गए, 3-3 आ गए, कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन में जीतेगा वो। अब आप ये देखो कि केटाइन ने जाना कैथोड पे, कैथोड पे जाके काम कौन सा होना है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होगा, हम कहते हैं ना इसमें क्रिकेट, इस बच्चे में क्रिकेट का पोटेंशियल है, मतलब ये क्रिकेट अच्छा खेलता है, अच्छा इसमें मतलब स्विमिंग करने का अच्छा पोटेंशियल है, तो मतलब क्या? वो अच्छा स्विमर बनेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो कैथोड पे जाके होनी है रिडक्शन। तो दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना वो जाएगा, और वो किसका ज्यादा होता है? H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव जाएगा, 2H पॉजिटिव गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इन दोनों एनाइंस में कंपटीशन हो गया, इन दोनों एनाइंस में कंपटीशन है। जाना कहा इन्होंने? एनोड पे होनी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका अच्छा? Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये वहां जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये तो चलेगा भाई इलेक्ट्रोड्स के पास। एनोड पे कौन सा रिलीज हो गया? एनोड पे क्या रिलीज हो गया? क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो गई? बोलो, H2। अच्छा, पीछे कौन बच गया? Na और OH। NaOH। तो हम मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहे थे? क्या बना रहे थे बेसिकली हम? ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पीछे सोल्यूशन में क्या बच गया? NaOH। गैसेस बाहर निकाल लो, गैसेस बाहर निकल गई, तो पीछे मेरे पास क्या बच गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे साइड प्रोडक्ट में क्या मिल गया? एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस मिल गई, और क्या मिल गया? क्लोरीन गैस। अगर आप बच्चों को एक मिनट, मैंने आप बच्चों को होमवर्क असाइन किया था, बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ के आना। आप लोगों ने पढ़ी है? बी ऑनेस्ट मैम। वहां पर बेटा ये सब लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। तो आई थिंक जिन्होंने पढ़ी है उनको बहुत जल्दी से मेरी बातें समझ आ रही होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं जरा ओपन कर देती हूँ। मैक्स में पहले नोट करने दो। हाँ हाँ, कर लो बेटा। एनसीईआरटी में ना थोड़ा क्रिस्प दिया होता है बेटा, चीजों को ना शॉर्ट में करके लिखा होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन डालते हैं ना फिर वो डिटेल में डालते हैं। तो हमें सारी एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें पढ़नी है। ये देखो, सी दिस, एक मिनट मैम शेयर नहीं हो रही। एक मिनट बेटा, कर रही हूँ, एक मिनट। सी दिस, ये देखो, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। सो इसमें कॉमनली यूज प्रोसेसेस दिए हुए हैं हमें, और इसमें ये देखो थर्ड पॉइंट देखो, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब एज अ साइड प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा मेन प्रोडक्ट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहे थे हम, and chlorine by the electrolysis of brine solution. Now during electrolysis the reactions at anode पे क्लोरीन गैस आ गई, कैथोड पे देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो ये बच गया, क्लोरीन आ गई, Cl2 गैस कहां पर आई है अपनी? एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहां पे है? कैथोड पे। पीछे सोल्यूशन में क्या बच गया अपने पास?
सोल्यूशन में क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये मेथड पढ़ रहे हैं हम, थर्ड वाला मेथड। तो ये सारे मेथड्स आपके एनसीईआरटी बुक में डिटेल में दिए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बेटा, ये इसको पढ़ लें जरूर। हाँ जी, अब व्हाइट शीट से आप जल्दी से नोट डाउन कर लें सबको। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम जो H2 होते हैं, वो हाइड्रोजन होते हैं मैम, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और कैथोड पे रिडक्शन नहीं होती है। लेकिन मैम जो हाइड्रोजन होता है वो खुद तो ऑक्सीडेशन करता है, तो मैम वो क्यों जाएगा वहां पे? खुद तो ऑक्सीडेशन, वो तो डिपेंड करेगा, विद रिलेटिव होता ना बेटा, विद रिलेटिव टू समवन होता ना, अपने आप अकेला तो कुछ भी नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने आपको रिएक्शंस लिखवाए थे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिलेटिव टू समवन है ना, बात तो सारी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है ना। तो मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल एक ज्यादा मिनट, भी होता है? सुनो 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 सुनो, ये देखो जी, अब बात जो जी इन्होंने क्वेश्चन पूछा आर्यन ने, वो कह रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो, तो आर्यन ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये रिडॉक्स होता है, ठीक है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये रिलेटिव टू समवन है। ना तो कभी ऑक्सीडेशन इंडिपेंडेंटली होती है, ना कभी रिडक्शन इंडिपेंडेंटली होती है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस, ये बात समझते हैं ना। अगर कहीं पर रिडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वहां ऑक्सीडेशन भी होगी। तो अब आप सोचो, मैंने इसका कपल बना लिया जिंक और हाइड्रोजन का, ठीक है, ये दो कपल का मतलब दो, कपल मींस टू। मैंने हाइड्रोजन को जिंक के साथ कपल कर दिया, और मैंने यहाँ पे ये तुम्हें वैल्यूज जो दी है ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा एक तो ये है कि मैं इस टॉपिक को यहाँ आपको कह दूं, याद कर लो सिंपली। मैंने कल भी आपको सेमिनार में एक चीज बताई थी, एक्चुअली आगे जाकर आपने ये सारी चीजें पढ़नी है, हमेशा ऐसे होता है, ये कुछ चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, हम कोई चैप्टर सीक्वेंस वाइज इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ये सारा आगे जाके आपने केमिकल उसमें पढ़ना है, रिडॉक्स में पढ़ेंगे आप, ये सारा सब कुछ पढ़ना आपने। पर ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, सुन लो ध्यान से। अब मुझे आप बताओ, मैंने आपको हाइड्रोजन और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया, दोनों की वैल्यूज लिखी हुई है। हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है, जिंक का -0.76 वोल्ट है। मुझे बताओ किसका, दोनों में से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक। किसका? हाइड्रोजन। ऑब्वियसली। अरे इतना सोच रहे हो तुम लोग, 0 और -0.76 में से कौन बड़ा है भाई? जीरो बड़ा है ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी क्या हो जाएगी भाई? रिडक्शन। दूसरे वाले की क्या होगी? दूसरे वाले की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्री? ओके मैम। नहीं नहीं, अब रुक, अब अच्छे से समझ, आगे चलो। मानो मैंने कॉपर और हाइड्रोजन का कपल बना दिया, मैंने हाइड्रोजन और कॉपर कपल बना दिया, हाइड्रोजन कॉपर कपल। अब मुझे बता दो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? कॉपर। अब कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन। तो रिलेटिवली हाइड्रोजन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या करता है? डबल रोल। वो डिपेंड करेगा आप उसको किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, उसकी रिडक्शन भी हो सकती है। क्या कहते हो? ओके। बात समझ में आई? यस। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो दोनों बहुत पर्पस है, वो डिपेंड करेगा कौन किसके साथ आ रहा है। मैम तो हमें इसका ये याद करना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? नहीं, हाँ वैसे तो देखो, आगे +2 में पूरा चैप्टर है तुम्हारा, +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का फुल फ्लेज चैप्टर है। अगर तो याद करोगे सुखी रहोगे, नहीं भी करोगे तो भी गाड़ी चलेगी अपनी। वो तो आपके बेटा, आपका मेमोरी पावर, रिटेंशन में आपकी श्रद्धा होती है। ठीक है, मैं तो एज अ टीचर आपको बोलूंगी, अगर आपने फास्ट होना है, बहुत फास्ट होना है, बहुत जल्दी एक्यूरेसी से काम करना है, मैं तो कहूंगी कर लो।
बाकी फिर वो भी होता है कि बच्चे कहते हैं रट्टा आप प्रमोट कर रहे हैं रट्टे के लिए, बात रट्टा प्रमोट करने के लिए नहीं होती है, बात होती है एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने की, जो कि कंपटीशन के पेपर करने के लिए सबसे बड़ी स्किल्स हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप याद कर लो तो बेटर है। ये कल भी आपने करना ही है, ये कल भी करना आपने, तो आप आज मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ आपको। रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी बुक खोल लो, हाइड्रोजन से पहले रिडॉक्स का चैप्टर है ना आपका, रिडॉक्स से शुरू होती है एनसीईआरटी पार्ट 2, उसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है और उसमें ये सारे वैल्यूज दी हुई है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि किनकी पॉजिटिव है किनकी नेगेटिव है। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता है 0, हाइड्रोजन के जो ऊपर आते हैं उनकी नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं उनकी पॉजिटिव होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो पॉजिटिव किसकी नेगेटिव किसकी, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करनी है। इतने न्यूमेरिकल करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लिख लिख के अपने आप याद हो जाता प्रैक्टिस के साथ। चलो मैम तो एनोड पे फिर इसका उल्टा ले लेते हैं, जिसकी हाँ, ये ज्यादा एज एनोड भी बन सकता है, एज कैथोड भी बन जाएगा। अगर तू इसको जिंक के साथ लेगा, अगर तू जिंक के साथ ले रहा था तो जिंक के साथ इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो रिडक्शन तो हमेशा कैथोड में होनी है। तो ये हाइड्रोजन जो एज अ कैथोड भी एक्ट कर सकता है, एज अ एनोड भी एक्ट कर सकता है। कॉपर कपल में ये एज अ एनोड बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो रिवर्सिबल होता है, ये एज अ एनोड भी बिहेव कर सकता है, एज अ कैथोड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कपल किसके साथ बनाएंगे इसका। ओके नेक्स्ट मेथड बेटा, मूविंग टू नेक्स्ट मेथड। हाँ जी, सो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स। इसमें बेटा जैसे है हमारी नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस में कौन सा मेन कंपोनेंट होता है बताना? कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ, मैम मीथेन। यस, वेरी गुड, इट्स मीथेन। तो मीथेन में स्टीम डालेंगे, स्टीम लेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एलॉय निकल क्रोमियम एट वेरी हाई टेम्परेचर near about 820 degrees centigrade. We are going to get the carbon monoxide and hydrogen gas. So इसी तरह से आप इथेन भी ले सकते हैं, क्रैकिंग करा दो। क्रैकिंग का मतलब होता है बेटा हाई टेम्परेचर पे इनको हीट करना, तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। सो सिमिलरली यू कैन टेक प्रोपेन, क्रैकिंग, तो यू आर गोइंग टू गेट द प्रोपीन और हाइड्रोजन गैस। सो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस बनाने की हाइड्रोकार्बन से। हम ये कैसे किया? हाँ जी, ये कैसे किया? ये कैसे किया, ये मैंने नहीं बेटा, ये प्रैक्टिकल है। ये आप इथेन है, आप लैब में जाके कर सकते हैं इसको, अगर कोई आपको मिलती है ना लैब। ये कैसे नहीं किया, ये सिंपल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बेटा रप्चरिंग हो जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, अब जैसे C2H6 है, अगर आप इसको ओपन वे में लिखोगे, मींस एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, अपना कार्बन और ये रिड्यूस हो गए, कार्बन इधर आ गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मैम बना किसका हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है ना। मैम क्रैकिंग मतलब? क्रैकिंग मतलब होता है बेटा बहुत हाई टेम्परेचर पे, एट वेरी हाई टेम्परेचर। आप देखो 820, ये सोचो इतना टेम्परेचर माइंड में इमेजिन करके देखो। 40 डिग्री पे गर्मी लगती है तो मैं गर्मियों में 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, सोच के देखो समझ में। तो मैम फिर तो हमने इथेन को हीट किया इतना। हाँ, क्रैकिंग का मतलब क्रैकिंग मींस होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना, बहुत हाई टेम्परेचर पे। मैम इतना इथेन हाई पहले टेम्परेचर गैस है, इथेन पहले गैस है बेटा। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये ऐसे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर ये हम सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लिक्विफाई हो जाता है, फिर उसको इतना हाई टेम्परेचर चैम्बर्स बने होते हैं। डिस्कवरी पे अगर कुछ ऐसा आपने केमिकल्स के रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स देखे हो तो शायद उनको ज्यादा अच्छे से समझ आती हो। तो इथेन की क्रैकिंग कराओ हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट मेटल होते हैं या मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम वैसे इतना हाई टेम्परेचर एस्टैब्लिश होता कैसे होगा? हाँ, फर्नेसेस भट्टी बेटा, आप सोचो ईंटें कैसे बनती है, कभी देखिए कभी ईंटें बनती हुई, फर्नेसेस होती है।
वो आलू वाले Yes, ma'am. कुलचे देखिए बनते हुए, वो भट्टी में कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वो इसमें देख भी नहीं सकता। सोच के इमेजिन करो ना ऐसी चीजें। केमिस्ट्री इज योर डेली लाइफ बेटा। तो आप कभी भी ना ऐसा कुछ भी अगर आप कहते हो तो मैं कल के लेक्चर में ना आपको 1-2 वीडियोस दिखाती हूँ शॉर्ट 2-2 मिनट की। तो 2-2 मिनट की वीडियोस में आपको पता चलेगा ये रियलिटी होती है बेसिकली। हाँ। हाँ हाँ। घर के चूल्हे से पॉसिबल है अचीव करना इतना टेम्परेचर? अरे क्या बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता। घर के चूल्हे से कैसे इतना टेम्परेचर अचीव हो जाएगा? ऑयल मैक्सिमम पूड़ी बना लो घर में, तो पूड़ी तेल का टेम्परेचर, तेल जब बॉईल करेगा, बॉईल थोड़ी करता है तेल, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना अप्रोक्सीमेटली। तो इससे ज्यादा थोड़ी ना है। जो घर में तुम्हारे ऑयल्स वगैरह पड़े हैं बस यही मैक्सिमम टेम्परेचर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। सब्जियां पानी में बनाते हो, पानी 100 डिग्री पे बॉईल कर जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा गैस है तुम 150। ओटीजी भी ले लो, तो ओटीजी की भी एक टेम्परेचर रेंज होती है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है। ओवन वगैरह ओटीजी जो होते हैं, आप समझ रहे हो। तो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। अगर किसी ने ईंट के भट्टा देखा ना, वहां जाके वहां पे होता है। तो एक आधी वीडियो 2 मिनट की शॉर्ट कल मैं दिखा दूंगी, जल्दी ज्वाइन कर लेना। कर एक काम करना, 420 पे ज्वाइन करना। जिनको क्यूरियोसिटी है ना, जिन बच्चों को 415 पे ज्वाइन कर लेना कर, ठीक है। 15 मिनट की मैं छोटी छोटी आपको दिखाऊंगी। छोड़ते हैं सर, हाँ? 4:15 पे तो इससे लेट तो सर छोड़ते हैं। अच्छा तो ऐसे करना, 425 पे ज्वाइन, 420 पे कर लेना, चलो ठीक है। तो मैम वो सर वैसे छोड़ देते हैं 4:15 तक। कोई बात नहीं, 420 पे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको शॉर्ट थोड़ी सी वीडियोस दिखाऊंगी, उसमें बेटा आपके दिमाग में जो इतनी क्यूरियोसिटी आ रही है ना, सारी शांत हो जाएगी देख के कि ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसा, आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा ये चीजों को ना थोड़ा सा। मैम जब एल्यूमिनियम लिक्विड एल्यूमिनियम पे पहुंच जाता है, जब कितना होता है टेम्परेचर? हाँ जी, जब एल्यूमिनियम को लिक्विड एल्यूमिनियम में फॉर्म करते हैं तो कितना होगा टेम्परेचर? तू बता मुझे। अगर मैं तेरे से ये पूछूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, तो वही क्वेश्चन है जो तू मेरे से पूछ रहा है। 1000 के आसपास होएगा। ओके। नहीं मेरी बात समझ रहा है ना, लिक्विड कैसे बनेगा एल्यूमिनियम? यस। समझ गया। तू मुझे बता एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? जब एल्यूमिनियम मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट होगा ना, लिक्विड में जाएगा। तो मतलब हर मेटल का एक स्पेसिफिक होता है। समझ गया बात? यस। हाँ जी, नेक्स्ट। एक्सक्यूज अब बेटा इसको अगर मैं जनरलाइजेशन कर दूं, अब यहाँ पे तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं ना, तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं CnH2n+2। ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है? एल्केन्स का। स्टीम दोगे, n मोल्स ऑफ स्टीम एट वेरी हाई टेम्परेचर, वही इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा? NCO प्लस, कई बार आपसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो ये बैलेंस करके मैंने बता दिया। नाउ ये जर्नल है बेटा, दिस इज जर्नल 1। हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे मैंने एक इथेन ले लिया, एक प्रोपेन ले लिया, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो तो उसको जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करके स्टीम देंगे। ऑब्वियसली इतने टेम्परेचर पे तो वाटर बॉईल करे, 1270 केल्विन, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यही रिएक्शन है। ये एग्जांपल हो गई मिथेन की। मिथेन हो गया मेरा, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो इन सबको मैंने अगर एक जनरलाइज्ड बिहेवियर में शो करना है तो वो हम इस तरह से करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 मैम यहाँ पे हमने जो रिएक्शन के साथ हमने इथेन और प्रोपेन लिया, यहाँ पे तो हमने वाटर को ऐड नहीं किया रिएक्टेंट में। क्रैकिंग का मतलब ये होता है बेटा, क्रैकिंग मतलब हाई टेम्परेचर पे स्टीम भी दे सकते हो और बिना वाटर के भी कर सकते हो। बिना वाटर के भी क्रैकिंग होती है। यहाँ पर क्रैकिंग अगर बिना वाटर के करोगे ना, तो टेम्परेचर बेटा बहुत हाई, नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देना पड़ता है। क्रैकिंग इज अ डिफरेंट थिंग है। क्रैकिंग भी कर सकते हैं और स्टीम के साथ मेटल कैटलिस्ट के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके मैम। इसको हम कहते हैं, इसको बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कहते हैं वाटर के साथ पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये एक तरह से पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई है, पार्शियल। हम निकल और क्रोमियम ही क्यों लिया हमने इसमें? बेटा वो इतना टेम्परेचर सह सकते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट इससे आगे होता है। इतने हाई टेम्परेचर पे मेटल, अगर तुम कोई ऐसा मेटल ले लोगे जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री है या 750 डिग्री है, तो वो तो बेचारा खुद ही मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर, वो क्या सपोर्ट करेगा रिएक्शन को? ठीक है। तो बेटा ये जो जब हम वाटर डाल के करते हैं ना, इस रिएक्शन का नाम है पार्शियल ऑक्सीडेशन। और जब बिना वाटर के करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रैकिंग। ठीक है।
तो क्रैकिंग के लिए टेम्परेचर और बढ़ जाता है। स्टीम डालने से क्या होता है, टेम्परेचर रेंज थोड़ी कम भी चलती है, राइट। मैम अब ये अगर विदाउट स्टीम क्या क्रैकिंग होती है? हाँ, विदाउट स्टीम क्रैकिंग, विद स्टीम को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ओके। अच्छा, यहाँ कार्बन का देखो क्या हो गया, +4, यहाँ पे क्या है +2, ठीक है। हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन लग गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यस मैम। इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलूंगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना। एग्री? एग्री जी, एग्री? यस मैम। जितना Yes. मर्जी पूछ लो, सारे आंसर होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। आगे, अब जो मिक्सचर होता है, अब ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा यहाँ से, खास बढ़िया बढ़िया। जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वाटर गैस। पेपर में सीधा आता है, व्हाट इज वाटर गैस? द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड द वाटर गैस। इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं और सिन गैस, सिन गैस, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्वेश्चन, व्हाई वाटर गैस इज कॉल्ड एज सिन गैस? व्हाई वाटर गैस इज कॉल्ड सिन गैस? इसको सिन गैस क्यों कहते हैं? याद करते जाओ चीजें साथ साथ में। because mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for synthesis of methanol and many hydrocarbons. नाम में मतलब है सिंथेसिस, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है इस मिक्सचर से, इसलिए इसको सिन गैस भी कह देते हैं। अब वाटर गैस अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर वाटर गैस ही बन रही है ना, ये अपनी वाटर गैस ही बनाई हमने। किससे बनाई है? पार्शियल ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोकार्बन्स की। There is one more method for the formation of this water gas, उसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, मैम 1 मिनट पीछे करना। हाँ जी, कोल गैसिफिकेशन किस लिए करते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन से नहीं बनती है, कार्बन से बनती है, कोल से बनती है। कर लो मैम आगे। मैम 1 मिनट। डन मैम। राइट। कोल गैसिफिकेशन किस लिए यूज होता है? मैम पीछे करना मैम, 1 सेकंड। जल्दी जल्दी फास्ट। रुद्राक्ष इज हियर, रुद्राक्ष राइट हियर। यस मैम। क्या हो गया था, आवाज बड़ी नीचे है तेरी, तो बड़ी शार्प वॉइस है। क्या हो गया, एवरीथिंग फाइन? मैं पढ़ाई नहीं हो रही होगी उससे। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। हो रही है मैम, हो रही है। क्या हुआ रुद्राक्ष? कुछ नहीं मैम। आज भी ग्रुप पे मैसेज मैम नहीं आ बीमार रहा। है मैम, ये थोड़ा सा मैम आज। मैं लगता है मम्मी से डांट पड़ गई होगी। मैम बीमार है मैम आज, ये थोड़ा। रुद्राक्ष खुद तो कुछ बोल नहीं रहा, तुम लोग बोलते जा रहे हो, उसकी वकालत करते जा रहे हो। रुद्राक्ष क्या हुआ, रुद्राक्ष बताएगा। मैम फीवर है थोड़ा। अच्छा, फिर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तूने? मैम मैसेज कर दिया था। अच्छा, मैंने देखा नहीं, आई डिडंट सी। हाँ जी, कोई और? मैं स्टार्टिंग में दिखाऊंगी बेटा, आप ले मैम आई लेना। विल टेक द स्क्रीनशॉट्स। मैम आप स्टार्टिंग मैं ले लूंगा। ओके ओके, अभी मैं फटाफट करवा लूं, फिर मैं 4
अच्छा 545 पे आपको दिखाऊंगी सारे पेजेस, फिर आप ले लेंगे। मैम ये वाटर गैस यूज होती है? वाटर गैस यूज होती है बेटा बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए। इससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये लिखा है ना Okay, मैंने, ठीक है, ये देखो आई हैव रिटन दिस। अब कोल गैसिफिकेशन किस लिए यूज करते हैं? फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस बनाने के लिए बेटा। लेकिन किससे किससे? वाटर गैस कोल से। कोल का कोल से। मतलब क्या हो गया? कार्बन। हाँ यस, टेम्परेचर 1270 केल्विन। अगेन देखो, जब तुमने हाइड्रोकार्बन्स, देखो तुम वाटर गैस दो तरह से बना रहे हो, एक हाइड्रोकार्बन से बना रहे हो, ठीक है, और एक तुम कोल से बना रहे हो। अगर तुम कोल से बनाओगे ना वाटर गैस, तो उसको कोल गैसिफिकेशन कहेंगे। अब ये जो प्रोडक्शन है, अब यहाँ इस मेथड में कोल गैसिफिकेशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है ना हमारी, इसको भी हम क्या करेंगे? हमने इंडस्ट्री लगाई है हाइड्रोजन बनाने की, हम तो चाहते हैं हर बंदा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए और फायदा हो जाए, है ना। तो फिर हमने क्या किया, कोल गैसिफिकेशन जब करी, हाइड्रोजन तो मिली, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल गया। अब हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी किस में कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है? किस में कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन में। बेसिकली मुद्दा हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? दैट इज द आयरन क्रोमेट। आयरन क्रोमेट यूज करते हैं हम। मैम एक बार फिर से बता दो। वो बता रहे हैं कि दो मेथड है वाटर गैस बनाने के बेटा। एक ये मेथड है पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दो किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, तो क्या मैम ये बनेगा? नहीं कोल वाला। कोल वाला। अच्छा, दूसरा मेथड है कोल गैसिफिकेशन। ये भी किसके लिए यूज होता है? वाटर गैस बनाने के लिए। वाटर गैस किससे बनाते हैं हम? कोल से। कोल का स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बन जाती है वाटर गैस। अब हम क्या कहते हैं कि और प्रोडक्शन बढ़ जाए हाइड्रोजन की, तो कोल गैसिफिकेशन का हमारा एक बाय प्रोडक्ट क्या बना है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो हमने उस कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टीम के साथ रिएक्शन करवा के और हाइड्रोजन गैस बना दी है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड खुद किस में चलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड में चलेगी। अगर आप ध्यान दो ना, सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा है। ये देखो, ये +2 है यहाँ पे ये +4 हो गया, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। देख रहे हो आप? तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया? हाइड्रोजन। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? हम कैटलिस्ट कौन सा पाया? कैटलिस्ट कौन सा डाला? दैट इज आयरन क्रोमेट बेटा। आयरन क्रोमेट, फॉर्मूला भी लिख लो इसका, आयरन क्रोमेट। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ना एक और केमिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो पढ़ना जरूरी है, सोडियम आर्सेनाइड। किसी ने पढ़ा है? मुझे बताएगा कोई सोडियम आर्सेनाइड क्या काम करता है? हाँ जी, कोई बताएगा सोडियम आर्सेनाइड क्या काम करता है? हाँ जी, NaASO2, अगर किसी ने पढ़ा हो। हमें स्क्रबिंग के लिए वाटर गैस की। सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड बेटा। क्रोमेट ना यहाँ ठीक करना, CrO4 है, CrO4। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। हाँ यस, ये इसको करेक्शन करना। क्रोमेट को, क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला है Fe3 पॉजिटिव। इस तरह से बनता है आयरन क्रोमेट। क्रिस क्रॉस कर दो इसको तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा Fe2CrO4 3, आयरन क्रोमेट। इसको करेक्शन करना, ये मैंने बना के दिखा दिया फॉर्मूला कैसे बनाना है। ये अपना फेरिक है, दिस इज फेरिक, और ये क्रोमेट है। जब फॉर्मूला बनाना होता है एसिड और बेसिक रेडिकल से, तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो ये आयरन क्रोमेट है। सोडियम आर्सेनाइड क्या करता है? भूलना मत, सोडियम आर्सेनाइड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है।
तो फिर मेरे पास प्योर और प्योर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दूं वेसल में से तो मेरे पास प्योर क्या बच जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम आर्सेनाइड क्या करता है, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। व्हाट इज द कोल गैसिफिकेशन, व्हाट इज द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, सोडियम आर्सेनाइड क्या काम करता है, आयरन क्रोमेट क्या काम करता है। एक बार ध्यान से सारा पढ़ लो, लिख लो अच्छे से, Excuse me? बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ जी बेटा। मैम तो इसमें क्वेश्चन कैसे जाएंगे इस चैप्टर में? क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन की फॉर्म में ही है मैम तो जैसे रिएक्शन दे देंगे। हाँ वैसे मैं कुछ? बताती हूँ, मैं लिखवाती हूँ क्वेश्चंस, तुम आंसर देना फटाफट सारे। पहले ये लिख लिया सारा, अब आंसर देने के लिए तैयार हो। मैम एक बार फिर Yes, से बता ma'am. दो, वाटर गैस शिफ्ट। हाँ जी बेटा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कुछ नहीं है। यस मैम। ये देखो वाटर गैस किधर जा रही है अपनी, ये जो वाटर गैस थी शिफ्ट करा दी ना किसमें, हाइड्रोजन में। COH2 क्या था अपना, वाटर गैस थी। तो हमने वाटर गैस में से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना दिया, हाइड्रोजन। तो फिर फाइनली हमने सारे का सारा क्या कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो खत्म हो गई, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड में चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैसे रिमूव कर दी, सोडियम आर्सेनाइड से। तो अब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हो गया। वाटर गैस का मतलब क्या है, COH2 को पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट कर देना, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में। दैट इज द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट। मैम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में सोडियम आयरनसाइड भी कैटलिस्ट होता है? नहीं, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ओके। अच्छा अब देखो पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फटाफट फास्ट। Which of following is water gas shift reaction? Which of following is water gas shift reaction? क्या कहते हो, डी ऑल ऑफ अबव? बी। मतलब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में तुम्हें क्या दिखना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दिखनी चाहिए। वो बाद की बात है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम आर्सेनाइड यूज करके रिमूव कर देते हैं। आंसर क्या बन जाएगा, बी, इस तरह से। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, कोल गैसिफिकेशन, अब भी मैं यहीं पर चेंज करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल गैसिफिकेशन? All of them. All of the above is coal gasification. सी। सी आएगा आंसर। ठीक है, which of the following is the partial oxidation of hydrocarbons? ए। ये देखो, ऐसे मल्टीपल जितने बच्चे क्वेश्चन ड्राइव करते जाओ, एक एक लाइन बेटा यू कैन फ्रेम इन द क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से पढ़नी है, हर एक लाइन को क्वेश्चन में फ्रेम करें आप। Which chemical is used to remove the carbon dioxide in water gas shift reaction? Sodium arsenate. Yes. सोडियम आर्सेनाइड। Which is used as a catalyst in a water gas shift reaction? आयरन Iron. ऐसे भी पूछ सकते हैं। और कहानी देखो, और कैसे कहानी करते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ ना बेटा, ये सारे आए हुए एग्जाम्स में, ये सब आ चुके होते हैं। तभी जो टॉपिक आया होता है, आने की प्रोबेबिलिटी उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है
एनसीईआरटी का ये पूरा एक पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। और इसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है, कंफ्यूज रहते हैं, वाटर गैस, कोल गैसिफिकेशन, सिन गैस, सब में कंफ्यूज घूमते रहते हैं। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक को लेके। अच्छा, जो है वो ऐसे पूछेंगे कि जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट है उसमें मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, आयरन। 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 समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने 3 क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिए तुम्हें, तो ये आप इस तरह से खुद भी कर सकते हैं बेटा, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो कैसे कैसे केमिकल्स याद रखो। आप याद रखना कि हाइड्रोजन बनाने के लिए कितनी कहानी हो गई है ना, सबसे ज्यादा इसमें हमने करी है द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स। क्या क्या सीख लिया इसमें आपने, आप इसी को लिख लो। ये अपना क्या बन गया, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, दिस इज व्हाट बी क्या अपना वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। सी को क्या बोलते हैं? सी को क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन। गलती हो ही नहीं सकती अपने से। कैटलिस्ट में कौन है? कैटलिस्ट में कौन सा मेटल है? आयरन। अगर पूरा नाम पूछेंगे आयरन क्रोमेट। इसको बाहर निकालना है, रिमूव्स कौन करेगा? सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड। राइट 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 राइट। ठीक है, नेक्स्ट 77% जो है बेटा ऑफ इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन 77% ऑफ इंडस्ट्रियल जो डाइहाइड्रोजन है that is produced from petrochemicals, produced from petrochemicals। पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोकेमिकल्स वहां से मिलती है हमें, वही क्रैकिंग के प्रोसेस से बेटा। जो 80% है, 18% है, वो कहाँ से मिलती है? वही कोल गैसिफिकेशन, आपने भी पढ़ा, फ्रॉम कोल, बाय कोल गैसिफिकेशन। 4% हमें कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, electrolysis of aqua solution। और 1% that is from the other sources। मैम पेट्रोकेमिकल्स क्रैकिंग ही होगी सिर्फ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्रैकिंग के थ्रू नहीं, और भी काफी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जनरली क्रैकिंग होती है, जनरली क्रैकिंग होती है। नेक्स्ट हम नो हाँ जी, कर लिया बेटा? हाँ बस थोड़ा सा रह गया। जल्दी जल्दी फास्ट। मैम अदर सोर्सेज के एटमॉस्फेयर वगैरह? एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं, ये जो हमने मेथड वगैरह पढ़े हैं, मेटल में एसिड डाल दो, मेटल्स में एल्कलीज डाल दो, है ना। जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं ना बेटा, दे रिएक्ट विद द एल्कलीज टू लिबरेट हाइड्रोजन। ये मैं आप शॉर्टकट कंपटीशन पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आपको थोड़े से। एम्फोटेरिक मेटल्स पता है? सम इम्पोर्टेंट, ऐसे लिख लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, ये बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, रिलेटेड टू डाइहाइड्रोजन। एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक मेटल एक तो आपने सीख लिया, कौन सा? जिंक। जिंक। ये सब एम्फोटेरिक है मेटल्स। तो ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स में अगर आप बॉइलिंग एल्कली डाल दो ना बेटा, बॉइलिंग एल्कली,
मतलब या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो सबके सब क्या बनाएंगे, दे विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, सबके सब, और साथ में अपना कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देंगे, सोडियम जिंकेट, सोडियम मेटालिमिनेट एंड सो ऑन। तो आप सिंपल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिंपली इतना याद रखें कंपटीशन के लिए, सीधा शॉर्टकट है ये। मैम NOH के बाद क्या लिखा है? KOH बेटा, KOH, कोई भी एल्कली यूज कर सकते हैं आप, आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा ये पॉइंट एम्फोटेरिक मेटल्स का? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है हमारा कि जो डाल्यूट H2SO4 है ना, डाल्यूट H2SO4 that does not react with pure zinc. जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं हमें, प्योर जिंक नहीं लेना है, प्योर जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। क्योंकि जो प्योर जिंक होता है ना बेटा, वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, राइट? रीजन क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है ना, तो वो एक ना थिन से फिल्म बना लेती है मेटल के सरफेस के ऊपर, तो वो फर्दर फिर मेटल जो है ना वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए कभी भी हम प्योर वो नहीं लेते हैं जिंक, तो ग्रेनुलर जिंक लेते हैं, ग्रेनुलर जिंक। ठीक है, ये याद रखना, डाल्यूट H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद द प्योर जिंक। नेक्स्ट मैम ये सिर्फ H2SO4 के लिए वैलिड है? नहीं, सभी के लिए। जब भी जिंक बनाना है, जब भी आपने लैब में हाइड्रोजन बनानी है, तो जनरली जिंक मेटल ही यूज करते हैं बेटा लैब में, तो वो जिंक प्योर नहीं होना चाहिए, जिंक प्योर नहीं होना चाहिए। ग्रेनुलर जिंक लिखवाया मैंने, वहां पे देखो अगर ध्यान दो, ग्रेनुलर जिंक होता है, क्योंकि प्योर जिंक जो है ना, जैसे मेटल आप समझते हैं, आप इमेजिन कर लो घर में आयरन बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह देखते हो ना सरफेस मेटल का, तो जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है ना, तो उसके ऊपर ना ऐसा लेयर बना लेती है, उसकी लेयरिंग बन जाती है, तो फिर वो मेटल को फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने देती है प्योर। अगर इम्प्योरिटी होती है ना, फिर कोई चक्कर नहीं है। इम्प्योर जो जिंक होता है ग्रेनुलर फॉर्म में, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस की लेयर नहीं बन पाती है, सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, तो वो इजिली रिएक्ट कर जाता है। आपसे कोई रीजन नहीं पूछता है, इतने माइन्यूटली नहीं पूछेगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, एक मिनट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, cannot be used for preparation of dihydrogen in the lab, for preparation of dihydrogen in lab। हाँ जी, अब पूछे बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? मैम इम्प्योरिटी रैंडम होती है या किसी फिक्स्ड चीज की? नहीं, रैंडमली कुछ भी हो सकता है। बेसिकली बेटा पर्पस पता क्या होता है, अब जैसे आप एक शीट ले लो प्योर जिंक, अब एक तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा पड़ती हैं, जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको प्योर करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम छोटे छोटे पीसेस लेते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप समझ रहे हैं, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। दूसरी बात, आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज नहीं करना है, ये मैंने आपको पहले क्लियर करा है। लैब में अगर डाइहाइड्रोजन बनाते हैं तो एसिड डालते हैं ना जिंक के ऊपर, लेकिन कोई भी एसिड आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो हाइड्रोजन अगर गलती से बन गई तो एक तो वो लेयर बन जाती है मेटल की, और दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस बन भी जाती है तो उसको ऑक्सीडाइज करके
उसका वाटर बना दिया जाता है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये बेटा प्योरली हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। फिजिकल ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स बना लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। So physical properties already you people all know. Dihydrogen colorless है, odorless है, tasteless है, combustible gas है. It is lighter than air. हाँ जी बेटा, पीछे है ना एक सेकंड। ओके मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बेटा ठहरो, हर किसी के पास अलग अलग एनसीईआरटी होगी। मेरे पास जो है 278 पेज होगा बेटा, हर किसी के पास पुराना नया अलग अलग एडिशन होगा। तो आप सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन 9.4 टॉपिक निकाल लें, 9th चैप्टर का 9.4 टॉपिक, 9.4 बेटा। ये पेज देखना था कि उससे पिछला? नो मैं अगला करना। ये तो मैंने ये तो I'm done। इससे पहले वाला ओके, I'm done हो गया। ओके चलें आगे करें। यस मैम। ओके राइट। अब बेटा यहाँ से सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता होता है, कलर बताना होता है, स्मेल के बारे में बताना होता है, उसकी नेचर बतानी होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और डाइहाइड्रोजन कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस है, वो एयर से इट्स लाइटर देन एयर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बिल्कुल भी घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में सॉल्युबल किया होता है हमने। अमोनिया गैस भी वाटर में सॉल्युबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल होती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। अमोनिया गैस सॉल्युबल होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। और टेबल 9.1 को हमने उस दिन कर लिया था। देन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना ये पैराग्राफ। द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड and for that matter any molecule is determined to a large extent by the bond dissociation enthalpy। मैंने उस दिन आपको बताया था, इसको शॉर्ट में लिख लो, BDE बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए और उसको आइसोलेट करने के लिए एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कोवलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में है, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, that is known as the bond dissociation energy। और ज्यादा टेक्निकली बात करें तो एंथैल्पी बोल देते हैं, एंथैल्पी। एनर्जी बोलोगे तो भी चलेगा। The hydrogen hydrogen bond dissociation enthalpy is the highest for a single bond between two atoms of any element। 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है ना, 118 एलिमेंट्स है। तो 118 एलिमेंट्स में देखो तो बहुत सारे हैं, जैसे फॉस्फोरस है अपना, ठीक है ना, P4 होता है हमारा, S8 है, तो P4 में फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड होगा, S8 में सल्फर सल्फर के बीच में हो रहा है। वो क्या कह रहा है, कहता जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो हाईएस्ट है फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। सो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से क्या आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है तभी शायद ये कम रिएक्टिव है। It is because of this factor that the dissociation of hydrogen into its atom is only 0.081% around 2000 Kelvin, which increases to 95.5% at 5000 Kelvin। Can you imagine? 2000 Kelvin के टेम्परेचर पे हार्डली कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम तोड़ पाते हैं उनके उसके एटम्स में, हार्डली 0.081%। और 5000 केल्विन पे जाकर आप मानो कि इसके 95.5%, तो मतलब ये तो हमेशा ऐसी सिचुएशन ही होगी ना, आप समझ रहे हो। कहीं जाकर मतलब इक्विलिब्रियम, इधर अगर तुम 2000 केल्विन पे लेते हो तो बैकवर्ड ही रहोगे, है ना, बैकवर्ड ही रहोगे। अगर 5000 केल्विन लेते हो तो कहीं जाकर वो
5000 केल्विन लोगे टेम्परेचर तो कहीं जाके वो अपने एटम्स में डिसोसिएट होगा, ठीक है। सो यही कारण है, आल्सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर तो कितना होता है, हार्डली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। एक्सक्यूज मी जी मैम, इनसॉल्युबल इन वाटर का हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दे सकते हैं रीजन? बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसमें है नहीं ना, तो ये सॉल्युबल नहीं होएगा। हाँ बिल्कुल, नॉन पोलर है, नॉन पोलर ने कहा वाटर में डिसॉल्व होना, नॉन पोलर है ना, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर तो अपना पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, इस पैराग्राफ से, इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या है कि why hydrogen gas is inert at room temperature। तो फिर आपने ये सारी कहानी लिख देनी है, बिकॉज ऑफ इट्स अ हाई बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है सबसे ज्यादा है। ये तभी एटॉमिक हाइड्रोजन मैंने करवा दिया आपको। एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट अ हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, बताया सारा, टंगस्टन का वो, और अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Since its orbital is incomplete with 1s electronic configuration, it does combine with almost all the elements। क्योंकि ये क्या चाहता है कि इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये हीलियम की तरह बन जाए। हीलियम की तरह बनने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको हमेशा क्या चाहिए हीलियम की तरह बनने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन की चाह में ये बाकी दूसरों के साथ भी बात करेगा, रिएक्ट करेगा, राइट। सो इट अकम्प्लिश रिएक्शन बाय लॉस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, gain of 1 electron, ये हमने सारा पढ़ लिया, and sharing electrons to form a single covalent bond। now the chemistry of this, ये chemical properties हैं, ये बेटा बड़ी simple easy going, कुछ इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, यहीं से याद करेंगे। it reacts with the halogen to give the hydrogen halides। is it clear? हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाता है। फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो डार्क में, while the reaction with chlorine occurs even in the dark, with iodine it requires a catalyst। कहने का मतलब फ्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन आयोडीन के साथ स्लो है, तभी कैटलिस्ट की जरूरत है। ऑब्वियसली अगर तुम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालोगे, ये तो तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक, जब ये वाटर बनता है 285.9 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो रिएक्शन है बेटा, इसके लिए कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तो ये बनता है। रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सा केमिकल बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। सो दिस इज द मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्ट्स प्रोसेस। अमोनिया कौन से प्रोसेस से बनती है, हेबर्ट्स प्रोसेस से बनती है। कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। कल ये मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी इसकी कैसे होता है, एक हाइड्रोजन कैसे बनती है वो दिखाऊंगी, और एक हाइड्रोजन की कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। Then reactions with metals, with many metals it combines at a high temperature to yield the corresponding hydrides, right। alkali metals के साथ मिलके ये hydrides बनाता है। reaction with metal ions and metal oxides, it reduces some metal ions in the aqueous solution and oxides of the metals less active than iron into corresponding metals। redox reaction हो रहे हैं बेटा, Pd2 पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है। तो ये खुद की क्या हो रही है इसकी, ये देखो आर्यन, खुद की क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो दूसरों की रिडक्शन कराता है। एजेंट वो होता है जो दूसरों का काम करता है, तो हाइड्रोजन यहाँ प्लैटिनम की रिडक्शन का काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड है तो मेटल की कोई ना कोई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मेटल 0 में आ गया, और इसकी खुद की क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन। तो कुछ मेटल्स को और मेटल्स के ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस कराता है। Reactions with organic compounds, it reacts with many organic compounds in the presence of catalyst to give the useful hydrogenated products of the commercial importance। कल ही मैंने आपको बताया था, इथीन में सैटरडे को इथीन में हाइड्रोजन डाल दो, इथेन बन जाती है। देखो यहाँ पर ये मैंने कल बताया था ना आपको, ये वाला रिएक्शन H2 nickel as a catalyst, you are going to get what, इथेन बन गया अपना। देन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये भी हमने कर लिया।
यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट गिव्स एडिबल फैट्स, ठीक है, ये सारा एडिबल फैट्स के नाम दिए हुए हैं, वनस्पति घी हो गया, मार्गरीन हो गया, ये एडिबल फैट्स है बेटा। फैट्स सैचुरेटेड होते हैं, ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, ये कल मैंने उस दिन सैटरडे वाले लेक्चर्स में बताया था आपको। Then hydroformylation of olefins yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols. तो alcohols aldehyde बेटा अब आपने 10th में ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, तो aldehyde alcohol functional group होते हैं, ये होता है हमारा aldehyde RCOH, और अल्कोहल होती है बेटा ये ROH। जो R पार्ट है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, इसको बोल देते हैं एल्डिहाइड और इसको बोल देते हैं बेटा अल्कोहल। तो मतलब हाइड्रोजन के वो केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि जिस बंदे की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो उन्होंने बता दिया हेलोजन्स के साथ कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे करता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे करता है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसका एप्लीकेशन बता दिया गया। राइट, ये देखो एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये एल्कीन है, एल्कीन का देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड, ये कौन सा बन गया, अल्कोहल। हाँ जी बेटा बताएं, अब पूछे क्या पूछ रहे हो। मैम एक बार ये हाइड्रो फॉर्मेलेशन दोबारा बता दो। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब है बेटा ओलिफिन्स क्या बोलते हैं, एल्कीन्स पता आप सबको ना। यस मैम। एल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलिफिन्स, एल्कीन्स का एक और नाम है, एल्कीन्स का दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स। ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाती है, जब एल्कीन्स हेलोजन्स के साथ काम करती है ना, रिएक्ट करती है, तो जो प्रोडक्ट बनाती है वो ऑयली जैसे होते हैं, चिपचिपे से, तो ऑयल फॉर्मिंग होता है ओलिफिन्स। ग्रीक वर्ड ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग ओलिफिन्स कह देते हैं इसको। तो ये आप देखो ये एल्कीन है ना, ये देखो सी डबल बॉन्ड सी दिख जाए, एल्कीन अपने को CnH2n, तो उसकी हाइड्रोफॉर्माइलेशन करने का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन डालना और कार्बन मोनोऑक्साइड डालना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के अगर आपका एल्डिहाइड बनता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फॉर्माइल, इस ग्रुप को बोलते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप बेटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फ्रूट की शेप बना दूं, अब आप उसको बचपन, अच्छा ये कौन सा फ्रूट है बताना, कौन सा फ्रूट है ये, क्यों बताया, क्यों बताया तुमने ये एप्पल, बचपन से देखते आ रहे हो ना, बात समझ रहे हो मेरी। अभी ये बंदे तुमने देखे नहीं है तो घबराना नहीं है, घबराओ मत, ये क्या हो रहा है मुझे पता है, घबरा ये क्या, और आपको लग रहा है याद करना पड़ेगी, तो बहुत ही याद करने वाली चीजें हैं। तो ये कैसे, ये पहली बार देख के पता लग गया था एप्पल, घर वाले 6 महीने 6 मंथ से शुरू हो गए थे, तो एप्पल खा रहा है, एप्पल खा रहे हो, है ना, रोज बोल बोल के फ्रूट्स की कैसे आइडेंटिफिकेशन कराई थी। प्रैक्टिस गेम है ये, टोटल प्रैक्टिस गेम। तो ये आप लोगों ने देखे नहीं है कभी पहले, तो पहली बार कोई चीज पढ़ो ना टफ लगती है बेटा, कोई भी पढ़ेगा। मुझे अब कहोगे फ्रेंच सीख लो, तो पहला दिन मेरी फ्रेंच क्लास का कैसा हो सकता है जैसे आज तुम्हारा हाइड्रोजन का है, समझ रहे हो ना आप। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे बार बार रिपीट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ तुम मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो आज के बाद याद रख लो एल्डिहाइड अल्कोहल, ठीक है। और इसको ग्रुप को ना CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, फॉर्माइल। तो अगर मैं बोलूंगी ना हाइड्रोफॉर्माइलेशन करो, तो मतलब हाइड्रोफॉर्माइलेशन करने के लिए तुम्हें कौन चाहिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, इजी काम करो ना, वाटर गैस ही हो गई ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, तो नाम अलग अलग हैं। तो ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स, एल्कीन्स की हाइड्रोफॉर्माइलेशन करके या तो एल्डिहाइड बनता है, और उसकी एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन कर दो तो अल्कोहल बन जाता है। एल्डिहाइड की रिडक्शन करके, एल्डिहाइड की रिडक्शन करके, रिडक्शन कर दो, एल्डिहाइड रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH। देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, एक मिनट, हम स्क्रीनशॉट, एक मिनट, हाँ टाइम हो गया, एक मिनट। ये देखो बेटा, सी दिस, मैंने ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया, एक कार्बन को दे दिया, तो ये देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन डाल के क्या बन गया, अल्कोहल। यही काम किया इन्होंने, पहले एल्डिहाइड बना दिया CHO, उसमें हाइड्रोजन डाल के क्या बना दी, अल्कोहल। क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारी
यूजेस आप खुद पढ़ेंगे, कल मैं आपसे सुनने वाली हुई है यूजेस, कल आपका क्विज भी होगा, ठीक है। फिर कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 9.5 हाइड्राइड्स, ज्वाइन बाय 420 पे ज्वाइन करना। 4:30 पे वीडियोस आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, 4:35 तक, ठीक है। और आफ्टर देन हम जो है 10 मिनट्स क्विज, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं इसमें, मुझे मैंने कुछ नहीं पूछना क्विज में, बस सिर्फ यूजेस पूछने, और इसी में से पूछूंगी, सिर्फ इतने पॉइंट्स में से पूछूंगी। कितने पॉइंट्स हुए हैं? 5 इधर हैं और 5 6 7 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स का क्विज होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस होंगे, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप लोग, जिसका पहला आंसर आएगा बस वही, उसको विनर लिया जाएगा। हर क्वेश्चन पे जो पहला बच्चा आएगा। चलो टॉप 2 ले लेते हैं। टॉप अगर किसी का नेट लैग हो गया मिलेगा क्या? मैम कंसोलेशन भी मिलेगा? अरे एप्रिसिएशन मिलेगा ना, एक तो तुम लालची बड़े हो हैं, वर्चुअल गिफ्ट्स में सेटिस्फाइड ही नहीं होते हो हैं। नो मैम। दोगे? चलो, अरे मोटिवेशन है, मतलब नाम अनाउंस होगा, सब बच्चे देखेंगे, इंटेलिजेंट बच्चा है, गिफ्ट कार्ड दे इसको ऑफलाइन देना। मिलेंगे, क्या वो पता तुम्हें मुझसे फिर देख मुड़ के के बता देखेंगे। मैं बताती हूँ, जब ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे ना, फिर वो मुड़ के देखेंगे कौन है ये, मतलब रुद्राक्ष कौन था, वीर कौन था, है तरणवीर कौन है, स्पेशल मुड़ के देखेंगे, तो वो बढ़िया नहीं गिफ्ट रहेगा कार्ड दे देना मैम। तो अभी देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। हैं। मैं अभी भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देखता, सिर्फ यूजेस करने हैं। इंटेलिजेंट बच्चों को देखते हैं, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। चलो मैम स्क्रीनशॉट्स। हाँ, मैं वही निकाल रही हूँ बेटा। सो कल का शेड्यूल अच्छे से हमने फटाफट बेटा ये चैप्टर खत्म करना है, और साथ के साथ इसको फ्रेश याद कर लेना। अगर तुमने इसको स्टेल कर दिया, बासा कर दिया चैप्टर को, तो फिर तंग करेगा तुम्हें, डाइजेस्ट नहीं होना फिर। हाँ जी, कल हो जाएगा खत्म। और एक क्या बात कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, खत्म हो जाएगा। पेज 2। हम जिनका हो गया हो जाए। हाँ बेटा, जिन्होंने कर लिया दे कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे हैं कोई? मैम मैंने जब मॉड्यूल पढ़ा था तो मुझे एक लाइन में डाउट। ओके, पूछे बेटा। मैम उसमें लिखा था कि जो पैरा हाइड्रोजन है मिक्स्ड विद एटॉमिक हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। मैम ऑर्थो हाइड्रोजन भी टूटेगी ना बेटा? एक मिनट में बताती हूँ, एक मिनट। मुझे व्हाइट पेज चाहिए। हो गया बेटा? पेज 6 हो गया? यस मैम। एक मिनट में व्हाइट शीट पे लास्ट में बताती हूँ। हाँ जी, अब बेटा आप बताएं, आप कह रहे थे कि जो हमारी पैरा हाइड्रोजन है तो वो H2 ही होगी ना, उसको एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऑर्थो वाली हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है ना, यही बात बोल रहे हैं ना बेटा? यस। हाँ, तो हो सकता है पैरा ऑर्थो बेटा, हमने उसकी स्पिन के बेसिस पे बात करी है ना, ये बहुत हाई एनर्जेटिक है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो स्पिन को चेंज कर सकती है। प्रोटॉन की स्पिन की बात हो रही है ना? यस मैम। तो हो सकता है पैरा हाइड्रोजन भी टूटेगी ना, फिर ये भी टूटेगी, ये टूट के फिर ये इसके साथ कंबाइन करके H2 बनेगा। बात समझ रहे हैं आप? यस मैम। तो फिर ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि Yes, एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ही एनर्जेटिक होती है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो पहले एक पैरा वाली H2 को तोड़ेगी, फिर उसके साथ अपना बॉन्ड बना के उसको ऑर्थो में कन्वर्ट कर देगी। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रुद्राक्ष क्या रिपीट करना है? थैंक यू मैम। ओके बेटा। मैम वो जो कल क्या कह रहे थे आप?
कल क्या टेस्ट क्या मैम कुछ बोल रहे थे कोई हाँ क्वेश्चन? ये बेटा एनसीईआरटी में जो यूजेस है ना, यस मैम। ये देखो कल मैंने इसका क्विज लेना है, ये यूजेस का, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन का क्विज होगा जिसमें ओके ओके मैम। 10 ओके क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो ओके मैम। क्विज होगा। ओके थैंक यू। ओके।